शैलेंद्रपुर नाम के एक गांव में गायत्री और विमला नाम की दो बहनें रहा करती थीं। दोनों ही बड़ी कंजूस थीं। दोनों बहनें हर रात अलग अलग बाहर जाती और किसी के घर जाकर, बुआ, क्या तुम मुझे दही का जामुन दोगी? उसने पूछा तो वो महिला एक चम्मच में दही का जामुन लेकर आ गई तो देखती है कि गायत्री के पास एक पूरा लोटा है, जिसे देखकर वो पूछ बैठी, अरे बेटी, इतने से दही के लिए लोटा? हाँ बुआ, इसी में दूध डालकर जामुन डाल दूंगी। अच्छा मैं चलूं? बहुत अंधेरा हो गया है और बहन घर में अकेली डरेगी, है ना? ठीक है बुआ, उसने कहा और वहां से चली गई। दूसरी ओर उसकी बहन और दूसरे घरों में गई और बस यही कहा कि उन्हें दही जमाने के लिए जामुन चाहिए और वो भी मग में दही लेकर घर लौट आए। ऐसे ही उन्होंने सभी से जामुन मांगा और कहा कि उन्हें घर में दही जमाना है। और घर तक आते आते उनके पास इतना दही हो गया था कि वे मजे से इसका स्वाद खाने के साथ ले रही थी। इस तरह वो हर कभी अपने पड़ोसियों से चीजें मांगकर उनका मजा लिया करती थी, लेकिन वे इस बात का ध्यान रखती थी कि ये बात किसी के कान में पड़ने ना पाए। एक दिन दोनों बहनें बैठी बातें कर रही थीं। बहन, लगता है कि आजकल हर जगह इफ्तार पार्टी चल रही है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। यहाँ कब होगी ऐसी? हाँ रे, मैंने भी सुना है इस पार्टी के बारे में। लगता है कि उस पार्टी में तरह तरह के पकवान होते हैं। शायद हमारे यहाँ भी हो जाए। दीदी, तब तो हम वहाँ परोसी गई तरह तरह की चीजों का और एक हफ्ते मजा लेंगे, उसने कहा। लेकिन गायत्री के पल्ले नहीं पड़ा कि उसने इस तरह क्यों कहा। विमला उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई। गायत्री तुरंत समझ गई। तभी उनकी सहेली पद्मा उनके पास आई। उसे देखकर, अरे पद्मा, तुम कैसे आई? थोड़ी जल्दी आना चाहिए था। हमने अभी अभी एक बड़ी अच्छी मिठाई खाई है, लेकिन तुम्हारा तो ऐसा ही है, जब चीज खत्म हो जाए तभी आती हो। कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो मैं तो तुम्हें कल हमारी गली में जो इफ्तार पार्टी होने वाली है उसके लिए आमंत्रित करने आई हूँ। तुम दोनों जरूर आना इफ्तार पार्टी में, उसने गायत्री को बताया। गायत्री ने उसकी बात सुनकर ऐसे दिखाया जैसे वो आने में कतरा रही हो। ऐसा क्या? लेकिन मुझे लगता है कि इफ्तार पार्टी में सभी बूढ़े लोग आते हैं। शर्म तो बहुत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। गायत्री की बात सुनकर पद्मा ने उनसे पक्के से आने के लिए कहा और वहां से चली गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ी। अगले दिन दोनों बहनें उस इफ्तार पार्टी में जाने के लिए बड़े अच्छे से तैयार हुईं। दोनों ने बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहनी। विमला ने जो ड्रेस पहनी थी उसे देखकर, अरे विमला, ये क्यों पहना? इस ड्रेस में तो जेबें ही नहीं है। हाँ, गायत्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी ड्रेस बदली और दोनों पार्टी के लिए निकल गईं। वहां और भी लोग बैठकर इफ्तार कर रहे थे। जब दोनों बहनों ने उस मेज पर इतनी तरह के पकवान देखे तो उनके मुंह में पानी आ गया। दोनों बहनें खाते खाते जब बाकी लोग अपने खाने में व्यस्त होते तो एक एक करके सामान अपनी जेब में डाल लेती। ऐसे ही जब गायत्री चिकन के एक टुकड़े को अपनी जेब में डालने की कोशिश कर रही थी तो अचानक पद्मा ने उसे ये करते देख लिया। क्यों बहन, क्या हुआ? उसके ऐसे पूछने पर गायत्री घबरा गई और बोली, तुम्हें तो पता है कि मुझे सबके सामने खाने में शर्म आती है, बस वही बात। वे तो हमारे ही लोग हैं, खाओ। और वो फिर से खाने लगी। इस तरह सभी लोग इफ्तार पार्टी का आनंद ले रहे थे। दोनों बहनों ने भी जम के खाया और जब कोई नहीं देख रहा होता तो एक एक करके सामान उठाती और अपनी जेबें भर लेती। पेट भर खाने के बाद वो तुरंत पद्मा के पास गई और बोली, पद्मा, तुम्हारी इफ्तार पार्टी तो बहुत अच्छी थी। मेरी पड़ोस में जो बुआ रहती ना, वो आ नहीं सकी। उन्होंने शीर लाने के लिए कहा था वापसी में मुझे। ओह, देखो इस डिब्बे में 5 लोग खा सकते हैं। तुम ले लो, बुआ के साथ तुम लोग भी खाना। हाँ, इस तरह पद्मा ने उन्हें खीर भरा एक बोल देकर भेजा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर खूब हंसी। जेबों में जो भी सामान वो भरकर लाई थीं, दोनों ने बर्तनों में निकाल कर रखा। सामान बहुत सारा था, जिसे देखकर गायत्री बोली, विमला, अब हमारे पास पूरे 1 वीक का भोजन है। हाँ बहन, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है। पेट बहुत भर गया है ना, मैं सोने जा रही हूँ। मेरा भी पेट भर गया है, मैं भी जाकर सोऊंगी। कल खाएंगे इसे हम। इतना कहकर दोनों जाकर सो गए। अगले दिन सुबह दोनों ने अपना अपना काम खत्म किया और पार्टी से लाए हुए खाने को खाने बैठी।
विमला ने झट से एक बर्तन का ढक्कन खोला तो उससे बड़ी दुर्गंध आई। जब उन्होंने बाकी बर्तन खोले तो उनसे भी ऐसी ही बुरी बदबू आ रही थी। खाना खराब हो चुका था। ये देखकर दोनों बहनें मायूस हो गई। उनकी तरकीब फेल जो हो गई थी। दोनों उस दिन भूखी बैठी रही। वो जगह हिमालय की घाटी में भारत की सीमा पर थी। उस जगह से कुछ सैनिक राष्ट्रीय ध्वज से ढका हुआ एक बड़ा सा बक्सा लेकर आ रहे थे। उस जगह देश के लिए कुछ जवान काम करते थे। उनमें से था एक वीरैया। वीरैया की 2 बेटियां थीं जिन्हें उसने 10 साल से देखा तक नहीं था। वीरैया ने छुट्टी लेने के बारे में सोचा था और कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से एक मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई और वो देश के लिए शहीद हो गया। तब उसे सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज से ढका गया और कुछ जवान उसे लेकर उसके होम टाउन धर्मस्थला आए। वीरैया की दोनों बेटियां भारती और झांसी अपने पिता के पार्थिव शरीर के सामने बैठकर फपक फपक कर रो रही थीं। गांव के लोग उनसे सहानुभूति दिखा रहे थे, क्योंकि अब मां के साथ पिता भी नहीं रहा था। अगले दिन उन्होंने बड़ी धूमधाम से वीरैया की अंतिम यात्रा निकाली। कुछ दिन बाद भारती ने देखा कि छोटी बहन झांसी घर पर ही रह रही है, कॉलेज नहीं जा रही, तो पूछने लगी, झांसी, क्या तेरी परीक्षाएं खत्म हो गई? तू कॉलेज क्यों नहीं जा रही आजकल? हाँ दीदी, मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। ये सुनकर भारती खुशी से भर उठी। अरे वाह, तो अब क्या सोचा है तूने? कहाँ काम करेगी? क्या तूने कोई इंटरव्यू दे दिया है? उसने सवालों की जैसे झड़ी लगा दी। झांसी के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर तू चुप क्यों खड़ी है? तेरी परीक्षाएं अच्छी गई ना? नहीं तो अगली बार फिर दे देना। उसने पूछना चाहा, लेकिन झांसी अभी भी परेशान दिख रही थी। वो बात नहीं है, मेरी परीक्षाएं बहुत अच्छी गई हैं दीदी। फिर क्या बात है? उसी समय एक डाकिया आया और उन्हें एक पत्र दिया। भारती ने उस पत्र को खोला और पढ़ने लगी। कुमारी झांसी, स्वर्गीय श्री वीरैया की बेटी, आपने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और आप सेना में चयनित हुई हैं। आपको अगले महीने कश्मीर में आकर रिपोर्ट करना होगा। उस लेटर में इंडियन आर्मी से जॉब ऑफर था। लेटर पढ़कर भारती गुस्से में तिलमिला गई और बोली, मुझे बताए बगैर तूने आर्मी की नौकरी के लिए क्यों अप्लाई किया? हम दोनों जानते हैं कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ था। क्या वो कभी हमारे साथ वक्त बिता पाए? और अब तो उनका साथ ही छूट गया। हाँ, भारती दर्द और गुस्से से समझा रही थी। झांसी ने उसे जवाब दिया, मुझे माफ़ कर दो दीदी, लेकिन मुझे बचपन से ही भारत की सीमा पर जाकर अपने देश के लिए लड़ने की इच्छा थी। ये मेरा सपना है। मुझे सेना में भर्ती होने दो दीदी, प्लीज़, मेरा सपना पूरा होने दो। झांसी भारती को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारती उसे भेजने को कतई तैयार नहीं थी। अगले 2 दिन भारती ने अपनी छोटी बहन से बात भी नहीं की। झांसी ने अपनी बहन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं हुई और बहुत नाराज रही। एक दिन टीवी पर वीरैया की तस्वीर दिखाई गई और घोषणा हुई कि वीरैया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। झांसी ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन भारती, वो तो और भी क्रोधित और उदास हो गई। जो व्यक्ति ही नहीं रहा, उसके लिए सम्मान का क्या फायदा है? वो दुख में कहती हुई वहां से चली गई। अगले दिन भारती को संगीत पढ़ाने वाले गुरु उनके घर आए। उनके आते ही, सर आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद देखा आपको आज। मैं अच्छे से हूँ भारती। ये कहते हुए उन्होंने अपने साथ लाई फूलों की माला वीरैया की तस्वीर पर चढ़ा दी। भारती, तुम्हारे पिता सच में एक महान व्यक्ति थे। वे मुझसे हमेशा कहा करते थे कि देश के लिए वे अपनी जान भी दे सकते हैं। कल ही मैंने सुना कि वीरैया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। उस घटना में तुम्हारे पिता ने बहुत लोगों की जान बचाई थी। उन लोगों में से एक मेरा अपना बेटा था। कॉलेज से कुछ छात्रों के साथ वो कश्मीर घूमने के लिए गया था, जहां लोगों ने उसे बंधक बना लिया था। उन्हें छुड़ाने के लिए वीरैया गए और उसने उन सभी छात्रों की अपनी जान पर खेलकर जान बचाई। उसने उस घटना के बारे में बताया जिसमें वीरैया की जान चली गई थी। दुख महसूस करता हुआ वो वहाँ से चला गया। मास्टर जी ने भारती से जो कुछ भी कहा था उसे उसके बारे में बहुत सोचा और कुछ देर बाद टीवी शुरू किया। टीवी में वीरैया के बारे में सभी लोग बता रहे थे। कई माता पिता वीरैया के बलिदान के ऋणी थे।
वे कह रहे थे कि आज उनके बच्चे जिंदा हैं तो सिर्फ वीरैया की बलिदान की वजह से। गांव में वो जहां भी जाती लोग उसके पिता के बारे में बड़े सम्मान के साथ बात करते। उसे वीरैया की बेटी होने पर गर्व महसूस हुआ। उसने घर जाकर पूछा, झांसी, अभी सेना में भर्ती होने में कितने दिन बचे हैं तेरे? भारती ने पूछा। झांसी बहुत परेशान थी। वो बोली, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। मैं उन्हें सूचित कर दूंगी कि मैं नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। नहीं, तू ज्वाइन करेगी। मैं गर्व से सबको बताऊंगी कि मेरे पापा ही नहीं, मेरी बहन भी देश की सेवा कर रही है, उसने उससे कहा। जब भारती भेजने को राजी हो गई तो झांसी तुरंत उसके गले लग गई। भारती ने फिर ख्याल रखा कि झांसी सही वक्त पर आर्मी की नौकरी ज्वाइन कर सके।